बुलेटिन में बात होगी महागठबंधन की तरफ से सीएम फेस बनाए गए तेजस्वी यादव की। बिहार चुनाव की साफ हुई तस्वीर की देखेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में कैसे कमजोर दिख रहा है एनडीए। पीएम मोदी ने क्यों रद्द कर दी मलेशिया की यात्रा, जानेंगे। बीजेपी सांसद के बयान से कैसे घिर गई योगी सरकार। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। चुनाव आयोग की बैठक में हुआ बड़ा फैसला, नवंबर से पूरे देश में लागू होगा एसआईआर। चुनाव वाले राज्यों में पहले होगी प्रक्रिया। तेलंगाना की जुबली हिल्स सीट पर उपचुनाव के लिए 211 में से 81 उम्मीदवारों के नामांकन मंजूर। 11 नवंबर को होगा मतदान, 14 नवंबर को आएंगे नतीजे। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे वनडे में भारत को 2 विकेट से हराकर जीती सीरीज। 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की बनाई बढ़त। एक बार फिर फेल हुए विराट कोहली। हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। 130 अंकों के उछाल के साथ 84,556 पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 20 अंकों की बढ़त के साथ 25,888 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। एनडीए की तरफ से जो सवाल उठाए जा रहे थे उन सभी का जवाब महागठबंधन ने दे दिया। सीएम पद को लेकर तेजस्वी यादव को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है और महागठबंधन के इस दाव से एनडीए में चिंता दिख रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। सबसे पहले तो तेजस्वी यादव ने कई बड़े ऐलान किए थे और अब महागठबंधन ने तेजस्वी को सीएम उम्मीदवार भी घोषित कर दिया। यानी महागठबंधन को बहुमत मिलेगा तो तेजस्वी सीएम होंगे। तेजस्वी यादव की लोकप्रियता जिस तरह से तेजी से बढ़ती जा रही है, उसके बाद अब उनके नाम पर महागठबंधन में मोहर लगने से एनडीए पूरी तरह से बैकफुट पर चला गया है। तेजस्वी के नाम का ऐलान करते हुए कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा, अब तुम पूछना चाहते हैं अमित शाह जी से, इनकी पार्टी के अध्यक्ष जी से, क्या बताइए हमारा नेता तो हो गया तेजस्वी यादव, आपका नेता कौन है बता दीजिए। अशोक गहलोत ने वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री बनाने की भी घोषणा की। साथ ही ये भी बता दिया कि ओबीसी समुदाय के कुछ और नेताओं को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। वहीं तेजस्वी ने कहा कि अगर मैं सीएम बना तो पूरे बिहार की जनता सीएम बनेगी और साथ में बिहार को चलाने का काम करेगी। 28 अक्टूबर को महागठबंधन की तरफ से संयुक्त घोषणा पत्र भी जारी किया जाएगा। जिस तरह एकजुट रूप से महागठबंधन ने अपनी आगे की रणनीतियों की बात की, उससे बीजेपी अब घबराई हुई है। इसकी झलक दिखाई दी पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के बयान में। उन्होंने महागठबंधन के संयुक्त प्रेस वार्ता पर सवाल उठाते हुए तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। रविशंकर प्रसाद ने तेजस्वी और उनके परिवार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों का जिक्र करते हुए तेजस्वी यादव की घोषणाओं को शुद्ध हवाबाजी करार दिया, जिस पर महागठबंधन की तरफ से भी करारा जवाब दिया गया। अशोक गहलोत ने कहा, देखिए आरोपी होना अलग बात है, कन्विक्ट होना अलग बात है। आप आरोप लगाते हैं कि पूछिए आपने जो टिकट दिए हैं उसमें कितने लोग कन्विक्ट हैं, कितने लोग अपराधी हैं, वो जवाब दे इस बात का। ये कहना बड़ा आसान है, परंतु ये खाली आरोप लगाना अलग बात है। जिस तरह महागठबंधन नेता ने एनडीए नेताओं के आरोपों को खारिज किया है, उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया है, उससे साफ है कि इस बार वो पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर रहे हैं। यानी एनडीए के लिए चुनौती बड़ी है। तेजस्वी यादव के नाम पर महागठबंधन में मोहर लगी तो इसका असर भी दिखाई दिया। कई सीटों पर जहां महागठबंधन के उम्मीदवार आमने सामने आ गए थे, वहां नाम वापसी के आखिरी समय एक दल की तरफ से उम्मीदवार वापस ले लिया गया है। यानी अब अधिकांश सीटों पर महागठबंधन का एक ही उम्मीदवार है। तो कैसे बिहार में बदल रहे हैं सियासी समीकरण, देखिए ये रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव के मतदान से पहले महागठबंधन में काफी समय से चल रहे मतभेद अब दूर होते दिखाई दे रहे हैं। महागठबंधन में उम्मीदवारों को लेकर फंसापेच सुलझने लगा है। नामांकन वापसी के आखिरी दिन 3 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन के एक कैंडिडेट ने नाम वापस ले लिया है। बाबू बरही सीट से वीआईपी की कैंडिडेट बिंदु गुलाब यादव ने नामांकन वापस ले लिया है। वहीं वारसलीगंज से कांग्रेस प्रत्याशी सतीश कुमार ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। अब उनके यहां से नाम वापसी के बाद आरजेडी के बाहुबली अशोक महतो की पत्नी अनीता कुमारी लड़ेंगी, जिससे इन सीटों पर महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट नहीं होगी। ऐसे में आरजेडी को बड़ी राहत मिली है। यहाँ अब आरजेडी के उम्मीदवार अरुण कुमार सिंह का जेडीयू की मीना कुमारी के बीच सीधा मुकाबला होने के आसार हैं। इसके अलावा कटिहार जिले की प्राणपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी तौकीर आलम ने भी अपना नामांकन वापस ले लिया है। आरजेडी ने इशरत प्रवीण और कांग्रेस ने तौकीर आलम को उम्मीदवार घोषित किया था, जिससे दोनों दलों के उम्मीदवार आमने सामने आ गए थे। लेकिन अब तौकीर आलम के फैसले ने इस विवाद पर विराम लगा दिया है। तौकीर आलम ने कहा कि मैंने पार्टी आलाकमान के निर्देश का सम्मान करते हुए नाम वापस लिया है।
हमारी प्राथमिकता महागठबंधन की जीत सुनिश्चित करना है और इसके लिए हम सब एकजुट हैं। बता दें कि कुल 12 सीटों पर महागठबंधन के दलों के कैंडिडेट आमने सामने थे, लेकिन अब 3 सीटों पर महागठबंधन में टकराव टल गया है। इससे साफ होता दिखाई दे रहा है कि महागठबंधन में बात बन गई है, जो बीजेपी पर भारी पड़ सकती है। बिहार में नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो गई है तो चुनाव प्रचार अब जोर पकड़ रहा है, लेकिन जमीन पर भी एनडीए कमजोर पड़ता दिख रहा है। उसके उम्मीदवारों का विरोध हो रहा है तो वहीं महागठबंधन लगातार मजबूत हो रहा है। आज चुनाव प्रचार में तमाम दिग्गज उतरे तो कैसा रहा बिहार का सियासी हाल, देखिए ये रिपोर्ट। 23 अक्टूबर को बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नाम वापसी का आखिरी दिन रहा, जिसके बाद अब वोटिंग लिस्ट सामने आएगी। महागठबंधन और एनडीए की तरफ से अपने बागियों को मनाने में पूरी ताकत झोंक दी गई, जिसका असर भी दिखाई दिया। कई सीटों पर बागी उम्मीदवारों के नाम वापस ले लिए गए। नरकटियागंज में बीजेपी को राहत मिली जब पार्टी से बागी होकर निर्दलीय उम्मीदवार बनी निवर्तमान विधायक रश्मि वर्मा ने अपना नामांकन वापस लिया। नाम वापसी के आखिरी दिन सबसे बड़ा झटका प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को लगा। सीतामढ़ी से जनसुराज के उम्मीदवार मोहम्मद जियाउद्दीन खान ने अपना नाम वापस ले लिया। इससे पहले जनसुराज के 3 उम्मीदवार अपना नाम वापस ले चुके हैं। ऐसे में पीके की चुनाव रणनीति पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके साथ ही राज्य में तमाम नेताओं ने प्रचार किया तो साथ ही साथ कुछ नेताओं को इस बीच विरोध का सामना भी करना पड़ा। वजीरगंज में बीजेपी विधायक वीरेंद्र सिंह को जनता के भारी आक्रोश का सामना करना पड़ा और उन्हें गांव से बाहर जाने को कहा गया। ग्रामीणों ने उनसे पिछले 5 साल का हिसाब मांगा, जिस पर विधायक ने भड़क कर कहा कि वोट देना है तो दो, वरना मैं जा रहा हूँ। तो लोगों ने भी साफ कह दिया कि मोदी के नाम पर वोट नहीं मिलेगा। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर माला पहनाने को लेकर चर्चा में आ गए। मांझी विधानसभा क्षेत्र के नरपलिया गांव में छपरा सीट से भाजपा की महिला प्रत्याशी छोटी कुमारी के प्रचार में पहुंचे नीतीश कुमार ने छोटी कुमारी को माला पहना दी, जिसकी काफी चर्चा होती रही। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार में 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। वहीं दिन में महागठबंधन की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, जहां गठबंधन में शामिल बाकी नेताओं ने भी सरकार पर जमकर निशाना साधा। महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि ये चुनाव नौजवानों, महिलाओं और किसानों के लिए है और बिहार इस भ्रष्ट सरकार को बदलने के लिए तैयार है। वहीं मुकेश सहनी ने बीजेपी पर अपनी पार्टी को तोड़ने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने गंगा जल लेकर संकल्प लिया है कि जब तक बीजेपी को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इस सब के बीच महागठबंधन 28 अक्टूबर को अपना संयुक्त घोषणा पत्र जारी करेगा, जिससे राज्य का सियासी पारा और गरमाने की संभावना है। बिहार में एनडीए मुश्किल में दिख रहा है तो पीएम मोदी भी मुश्किल में दिख रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से सवाल किए जा रहे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को वो कब जवाब देंगे। उम्मीद थी कि ट्रंप और मोदी की मुलाकात मलेशिया में होगी, जहां आसियान का समिट होना है, लेकिन पीएम मोदी ने मलेशिया दौरा ही रद्द कर दिया। पीएम मोदी का मलेशिया दौरा टल गया है, इसलिए आसियान समिट में पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की अब मुलाकात नहीं होगी। दोनों की मुलाकातों को लगातार टलता देख कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए एक्स पर लिखा कि पिछले कई दिनों से अटकलें चल रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी कुआलालंपुर सम्मेलन में जाएंगे या नहीं। अब ये लगभग तय हो गया है कि प्रधानमंत्री वहां नहीं जाएंगे। इसका मतलब है कि कई विश्व नेताओं से गले मिलने, फोटो खिंचवाने और खुद को विश्वगुरु बताने की कई मौके हाथ से निकल गए। पीएम मोदी के वहां नहीं जाने की वजह साफ है, वो राष्ट्रपति ट्रंप के सामने नहीं आना चाहते जो वहां मौजूद होंगे। उन्होंने कुछ हफ्ते पहले मिस्र में गजा शांति शिखर सम्मेलन में शामिल होने का निमंत्रण भी इसी वजह से ठुकरा दिया था। सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति ट्रंप की तारीफ में संदेश पोस्ट करना एक बात है, लेकिन उस व्यक्ति के साथ आमने सामने होना जिसने 53 बार ऑपरेशन सिंदूर रोकने का दावा किया है और 5 बार ये कहा है कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद करने का वादा किया है, ये दूसरी बात है। ये उनके लिए काफी जोखिम भरा है। प्रधानमंत्री शायद अब उस पुराने हिट बॉलीवुड गाने को याद कर रहे होंगे, बच के रहना रे बाबा बच के रहना। जयराम रमेश के इस ट्वीट के बाद सियासी पारा हाई हो गया है और पीएम मोदी सवालों के घेरे में आ गए हैं। आपको याद होगा कि इससे पहले सितंबर में भी पीएम मोदी यूएनजीए समिट में शामिल होने अमेरिका नहीं गए थे। जुलाई में भारत पर टैरिफ लगाने के बाद से मोदी ट्रंप की मुलाकात नहीं हुई है, जिसके बाद से ऐसा माना जा रहा है कि दोनों देशों में तनाव बढ़ने की वजह से पीएम मोदी ट्रंप से मुलाकात को लेकर पीछे हट रहे हैं। जैसा आप जानते हैं कि पीएम बनने के बाद से मोदी अब तक 12 बार आसियान समिट में शामिल हो चुके हैं और ये पहली बार होगा जब पीएम मोदी आसियान समिट में हिस्सा लेने नहीं जाएंगे। पीएम का दौरा रद्द करने पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं तो सवाल बीजेपी सांसद के बयान से भी उठ रहे हैं।
उत्तर प्रदेश से बीजेपी सांसद बृजलाल ने लखनऊ में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर अपनी ही सरकार को घेर लिया है, जिसे लेकर समाजवादी पार्टी हमलावर हो गई है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। घुसपैठियों के मुद्दे पर विपक्ष अक्सर बीजेपी सरकार को घेरने का काम तो करता ही है, लेकिन अब इस मुद्दे पर बीजेपी सांसद ने अपनी ही सरकार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिससे बीजेपी के लिए असहज स्थिति पैदा हो गई है। दरअसल लखनऊ में अवैध घुसपैठियों के मुद्दे पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी बृजलाल ने राज्य की योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि लखनऊ में सैकड़ों बांग्लादेशी और रोहिंग्या अवैध रूप से रह रहे हैं, जो देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम के अफसरों ने इन घुसपैठियों को आईडी कार्ड्स देकर लखनऊ का निवासी बना दिया है। उनके मुताबिक ये लोग सफाई कर्मी के नाम पर दिन भर बैठे रहते हैं और काम की आड़ में आतंकी संगठनों के लिए काम कर रहे हैं। ये देश के लिए खतरा है। ना तो नगर निगम और ना ही लखनऊ पुलिस इस पर ध्यान दे रही है, जबकि देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ इन घुसपैठियों को बांग्लादेश डिपोर्ट करें। सांसद के इस बयान पर समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल की प्रतिक्रिया सामने आई है। सेल ने एक्स पर लिखा, भाजपा के ही सांसद ने भाजपा की ही सरकार में भाजपा के ही राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठ का आरोप लगाकर अपनी ही भाजपा शासित सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठा दिया है। अब ये निशाना बीजेपी सांसद ने दिल्ली के इशारे पर लगाया है या स्वतः उन्हें भाजपा सत्ता के 8.5 साल बाद मन में आया है, ये तो सांसद महोदय ही जाने। लेकिन सवाल ये है कि 8.5 साल से आखिर भाजपा शासित सरकारें क्या कर रही थी। सपा के मीडिया सेल ने पूछा कि सीएम योगी तो कहते हैं कि गुंडे बदमाश यूपी छोड़कर भाग गए हैं, तो ये अपराधी बांग्लादेशी आधा दर्जन राज्य पार करके बीजेपी सरकार की बीएसएफ लगे होने के बावजूद यानी बॉर्डर पार करके भारत में कैसे आए। ये बयान उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और सुरक्षा नीतियों पर एक बड़ी राजनीतिक बहस छेड़ सकता है। अवैध घुसपैठ पर योगी सरकार के साथ ही केंद्र सरकार भी मुश्किल में घिर गई है कि आखिर सीमा की सुरक्षा का काम केंद्र के पास है, फिर घुसपैठ कैसे हो रही है। तो सवाल सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर भी उठ रहे हैं। सोनम वांगचुक की पत्नी ने तो यहां तक दावा कर दिया है कि अब मोदी सरकार उनकी जासूसी भी करा रही है। तो आखिर वांगचुक से क्यों डरी हुई है मोदी सरकार, देखिए ये रिपोर्ट। लद्दाख की जनता की मांग को बुलंद करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को एनएसए के तहत गिरफ्तार किया गया है, जिस पर पहले से ही कई सवाल उठ रहे हैं। सरकार पर लोकतांत्रिक आवाज को दबाने के आरोप लग ही रहे हैं और अब वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो ने एक और गंभीर आरोप लगाया है, जिससे ये मामला और उलझता दिखाई दे रहा है। गीतांजलि ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर उनकी जासूसी की शिकायत की है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब मैं जोधपुर जेल में बंद अपने पति से मिलने जा रही थी, तब खुफिया ब्यूरो और राजस्थान पुलिस के लोगों ने मेरा पीछा किया और पति से मिलने के दौरान मुझ पर कड़ी निगरानी रखी। राज्य और उसकी एजेंसियों ने मेरे हर कदम पर नजर रखी, हस्तक्षेप किया और यहाँ तक कि मुझे उन गाड़ियों में लेकर गई जिनमें खिड़कियों पर पर्दे लगे हुए थे। हर मुलाकात से पहले वो मुझसे मेरी यात्रा का विवरण और जोधपुर में मेरे ठहरने का समय पूछते थे। गीतांजलि ने कोर्ट से सवाल किया कि क्या एनएसए के तहत प्रतिबंधित व्यक्ति के परिवार के लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और कहीं भी आने जाने की आजादी का अधिकार खत्म हो जाता है। उन्होंने कोर्ट से कहा कि पति से मिलने के लिए उनकी दोनों यात्राओं के दौरान एजेंसियों ने जो तरीका अपनाया, जिस तरह उनके साथ वो पेश आए, उससे भारत के एक स्वतंत्र नागरिक के रूप में उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मौलिक अधिकार प्रभावित हुए हैं। आपको याद होगा कि लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर सोनम वांगचुक के प्रदर्शन के दौरान लद्दाख में हिंसा भड़क उठी थी, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई। उसके बाद वांगचुक को हिरासत में लिया गया। उनकी गिरफ्तारी पर जो सवाल उठे, अब गीतांजलि अंगमो के इन आरोपों ने उन सवालों को और बल दे दिया है। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या फैसला करता है। सोनम वांगचुक की पत्नी का हर जगह पीछा किया जा रहा है। आखिर मोदी सरकार एक महिला से इतना क्यों डरी हुई है? वांगचुक की गिरफ्तारी मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा रही है, तो केरल हाई कोर्ट ने मंदिर का पुजारी बनने की इच्छा रखने वालों को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि पुजारी बनने के लिए खास समुदाय में पैदा होना जरूरी नहीं है। तो क्या है फैसला हाईकोर्ट का, देखिए रिपोर्ट। केरल हाईकोर्ट ने मंदिर के पुजारी की नियुक्ति को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह हिंदू धर्म के ग्रंथों के मुताबिक जरूरी नहीं है कि पुजारी किसी खास जाति या वंश से जुड़ा होगा। कोर्ट ने कहा कि किसी विशेष जाति या वंश से जुड़े व्यक्ति को ही पुजारी बनाने की मांग को संवैधानिक संरक्षण भी नहीं मिल सकता। दरअसल जस्टिस विजय राघवन और जस्टिस केवी जयकुमार की बेंच त्रावणकोर देवस्थम बोर्ड और केरल देवस्थम रिक्रूटमेंट बोर्ड की भर्ती प्रक्रिया से जुड़े एक मामले की सुनवाई कर रही थी। बोर्ड केवल तंत्र विद्यालयों से अनुभव प्रमाण पत्र रखने वालों की ही भर्ती कर रहे थे। दरअसल केरल में अखिल केरल तंत्री समाजम नाम की एक सोसाइटी है। इससे लगभग 300 पारंपरिक तंत्री परिवार जुड़े हुए हैं। ये स्कूल पुजारियों को परंपराओं के अनुसार पूजा पाठ सिखाता है।
कोर्ट में अर्जी दाखिल हुई थी कि किसी एक खास स्कूल या वंश परंपरा से निकले लोगों को ही पुजारी के रूप में क्यों भर्ती किया जाए। याचिका में सवाल उठाया गया कि पुजारी की भर्ती के लिए किसी खास स्कूल की डिग्री की मांग कैसे की जा सकती है। बेंच ने इस पर अपनी टिप्पणी की। अदालत ने पहले के फैसलों का भी हवाला दिया। कोर्ट ने कहा कि पुजारी की भर्ती एक सेक्युलर फैसला है, इसमें धर्म का कोई मसला नहीं होता, ये काम मंदिर की तरफ से किया जाता है। याचिका में ये सवाल भी उठाया गया था कि जिस सोसाइटी की डिग्रियों को प्राथमिकता दी जा रही है उसमें पढ़ने वाले ज्यादातर लोग ब्राह्मण हैं। इस कारण ये नियम सभी को समान अवसर देने के सिद्धांत के खिलाफ है। हाईकोर्ट के इस फैसले को मंदिर के पुजारी की नियुक्ति में जातिगत बंधनों को तोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। बिहार विधानसभा चुनाव का प्रचार अपने पूरे स्विंग में है। आज महागठबंधन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये तय कर दिया कि तेजस्वी यादव ही महागठबंधन के चेहरे होंगे, लेकिन एनडीए की तरफ से तो ऐसा कुछ आया ही नहीं। अभी तक एनडीए ने अपना चेहरा घोषित नहीं किया है। वैसे उसे कुछ बताने की ऐसी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो घोषित ना भी करे तो लोगों को तो पता है कि उसका असली चेहरा कौन है। आज सोशल मीडिया से लेकर आपके चलते फिरते जीवन में भी पत्रकारिता के बुरे दौर की चर्चा होती है, क्योंकि जिन लोगों पर सूचना देने की जिम्मेदारी है वो आपके लिए नहीं बल्कि कॉरपोरेट और सरकारों को फायदा पहुंचाने में लग गए हैं। विज्ञापन मॉडल को खारिज कर आप इस बीमारी को दूर कर सकते हैं और अपने नारे को बुलंद कीजिए। मेरे खर्च पर आजाद है खबरें।